तो स्टार्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिक्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसके बारे में डेफिनेशन दिया था हमने कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बेसिकली क्या है कि वी ट्राई टू ऑब्जर्व नेचर, नेचर किस लॉज पे काम करता है वो देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली वो फिजिक्स का काम है कि नेचर कैसे वर्क करता है ये फाइंड आउट करना और उसके बेसिस पे वो लॉज फाइंड करना। ये किसका काम है? फिजिक्स का काम है। ठीक है, okay, so physics is a branch that deals with observation of nature and understanding the law of working of the nature. Okay, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या होता है। किसी भी क्वांटिटी को आप जब एक सर्टेन वैल्यू देते हो तो उस क्वांटिटी को आप बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्लासीफाई होता है दो टाइप्स में। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी and second is derived quantity. Now there are various types of quantities. ठीक है, तो हम उन सारे क्वांटिटीज को दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब क्वांटिटीज जैसे कि फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, लेंथ, मास, टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटीज और भी बहुत सारे। ठीक है, तो हम ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले देखेंगे व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। ऐसा क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है, उस क्वांटिटी को क्या बोलोगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो यूनिट्स आप यूज करते हो फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और बेसिकली हमने इसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिन्हें क्लासिफाई किया है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं खुद के मेजरमेंट के लिए। पहला वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ luminous intensity और सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं खुद के मेजरमेंट के लिए। तो इनके यूनिट्स कौन कौन से हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इनके यूनिट्स क्या होंगे? लेंथ का है मीटर, एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं। मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। ओके, वैसे ही मास का क्या है? ग्राम, किलोग्राम और जो भी है। टाइम का सेकेंड, क्या हुआ? तो अब इनमें से कौन सा यूज करना है? ठीक है, इसको ये कौन सा यूज करना है उससे पहले हमें दो चीज देखना पड़ेगा। एक है CGS यूनिट
और एक है MKS यूनिट। ठीक है, तो अब CGS यूनिट क्या है? तो CGS यूनिट मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और MKS यूनिट मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। अगर आप ये दोनों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम सिलेक्ट करते हो, CGS सिस्टम या फिर MKS सिस्टम, तो जितने भी टर्म्स हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटी है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने CGS सिस्टम सिलेक्ट किया तो जितने भी टर्म्स हैं या फिर जो भी मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ सब के सब CGS सिस्टम में ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एरिया होना चाहिए स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम मैं मेजर कर रहा हूँ तो होना चाहिए क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे है ना CGS, तो हम वो CGS सारे क्वांटिटीज CGS सिस्टम में ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वांटिटी को CGS में रखा है तो दूसरा MKS नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो अगर आपने CGS सिस्टम यूज किया है तो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन CGS या फिर पूरा का पूरा कैलकुलेशन या फिर मेजरमेंट सब किस में होना चाहिए? CGS सिस्टम में। अगर आप MKS सिस्टम यूज कर रहे हो तो जितना भी ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट है जो भी कर रहे हो आप, तो वो सब कौन से सिस्टम में होना चाहिए? MKS सिस्टम में। अगर समझो आपने सिलेक्ट किया MKS सिस्टम में और आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप यूनिट क्या लिखोगे? स्क्वायर मीटर। अगर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो क्यूबिक मीटर। अगर आप मास मेजर कर, ये CGS है, CGS के, अगर आप मास मेजर कर रहे हो तो सब ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, जैसे 500 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ जी। इतना जीरो देने की जरूरत नहीं है, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, पावर ऑफ 10। ठीक है, तो आप पूरा सिस्टम किस में रहेगा? आपका ग्राम में रहेगा। अगर आपने MKS सिस्टम यूज किया है तो आपका पूरा सिस्टम, पूरा ऑब्जर्वेशन किस में होगा? MKS सिस्टम में ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मास मेजर कर रहे हो तो क्या हो सकता है? 1.5 kg, यहाँ पे हमने ग्राम में लिया था, यहाँ पे हम kg में ले रहे हैं। ठीक है, इसे ठीक से देखते हैं। मास के लिए CGS और MKS मास के लिए, तो CGS सिस्टम में हम क्या रहेंगे? मास ग्राम में रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है मास जो है ग्राम में हमेशा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1500 ग्राम। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अगर आपने MKS सिस्टम सिलेक्ट किया है तो आप कैसे लिखोगे? यही वैल्यू को आप MKS सिस्टम में लिखोगे 1.5 kg, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये उसका कन्वर्जन दिया हुआ है। तो 10⁻³ मतलब कितना होता है? 10⁻³ का मतलब ही 1000 होता है। तो हमने वो नहीं लिखा, डायरेक्ट kg लिख दिया। ओके, तो ऐसे आपको कन्वर्जन ध्यान में रखने, जैसे कि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, 1 आवर का 60 मिनट, या फिर 1 आवर का 3600 सेकेंड। ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इन तीनों में आपके पास इसका लिमिटेशन है, दैट इज आपको अगर सेंटीमीटर CGS यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर, मास यूज कर रहे हो तो ग्राम, MKS यूज कर रहे हो तो मीटर या फिर किलोग्राम। टाइम के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे सेकंड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी सेकंड यूज करना है। अगर यहाँ पे सेकंड यूज किया तो अपने आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, आपको टाइम का कन्वर्जन नहीं करना है। अगर हाँ
यहाँ पे आवर में दिया है तो आपको उसे कैसे भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर दिया है 36 आवर तो आपको इसे सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके दोनों सिस्टम में जो टाइम का मेजरमेंट हुआ है वो किस में हुआ है, सेकेंड्स में हुआ है। तो ये जो आवर दिया है आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या करोगे 36 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो किस में रहेगा, सेकेंड्स में रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कन्वर्जन करना ही है। अगर आवर्स के बदले मिनट दिया हुआ है तो आपको उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, डेज दिया है तो भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। एक दूसरा सिस्टम होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वो बाद में हम देखेंगे, अभी हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे व्हाट इज सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम। तो इस हिसाब से इनका यूनिट क्या होगा, लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन है, ठीक है। एक और मेजरमेंट है, एक और है जिसे बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस फंडामेंट हम ज्यादातर केल्विन यूज करते हैं क्योंकि वो। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और ये जो यूनिट्स है इन फंडामेंटल क्वांटिटी के, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो ये जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये दूसरे क्वांटिटीज के मेजर, आप खुद को मेजर करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते। इनका खुद का एक फंडामेंटल यूनिट होता है और ये किसी और पे डिपेंड नहीं होते। अब वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है खुद को मेजर करने के लिए, उस क्वांटिटीज को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी लिखते हैं, डिराइव्ड। स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा ना, हाँ स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा ना, आ रहा है, ओके। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम है स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो। टाइम किस में मेजर करते हो, सेकेंड्स में। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी जो कि स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, मीटर और सेकेंड पे, खुद को मेजर करने के लिए। तो ऐसे क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कौन सा है, फोर्स। फोर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, या फोर्स ही ले लेते हैं, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखो, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में मेजर करते हैं, तो उसका भी क्या होगा? सेकेंड। अब सेकेंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ध्यान में रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो है एक्सेलरेशन का है। तो इरेज कर देते हैं, हमें मालूम पड़ गया कि एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मास। अब मास को किस में मेजर करते हैं? हमने मीटर लिया है, मीटर लिया है, वो कौन से सिस्टम में आता है? MKS सिस्टम में आता है। तो जो मास होगा मेरा वो कौन सा होगा? ग्राम होगा कि किलोग्राम? किलोग्राम। के दिया हुआ है ना, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। एम को आप एम मालूम ही है आपको, मीटर, एम स्टैंड्स फॉर मीटर। तो यहां पे मैंने एक्सेलरेशन बोला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास किस में कैलकुलेट करोगे? किलोग्राम में। तो क्या होगा? kg। अब इसे टोटल करोगे, क्या कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? kg मीटर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स का यूनिट है। फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये उसका यूनिट है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्यों? क्योंकि इसके यूनिट किस पे डिपेंड करता है? केजी, मीटर और सेकेंड, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे केजी किसका है? सॉरी, फंडामेंटल यूनिट है। तो ये फंडामेंटल यूनिट किसका है? फॉर एग्जांपल केजी, केजी इज फॉर मास, मीटर इज फॉर टाइम। तो ये यूनिट किसके? फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, तो इनको मिला के आप एक फोर्स है उसका यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसे यूनिट को आप बोलोगे डिराइव्ड यूनिट, और जिस क्वांटिटी के लिए आपने ये यूनिट बनाया उस क्वांटिटी को आप बोलोगे डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो आपने दो टर्म्स देख लिए, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट आर फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट। इस साइड हो जाओ थोड़ा, वो दिख नहीं रहेगा उस साइड में। ओके ओके, तो हाँ ये कि नाउ तो हमने दो चीज देख लिया, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो हमने पढ़ा था, व्हाट आर स्केलर एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो टर्म रिवाइज करेंगे वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। So what are scalar quantities and what are vector quantities? पहले हम देखेंगे scalar quantities. Scalar quantity. So the quantity, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप सिर्फ एक वैल्यू, कोई सा भी एक वैल्यू देकर उसे मेजर कर सकते हो या फिर उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। आपने उसे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया और वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया जस्ट उस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो उस क्वांटिटी को आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करो, मास, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए सिर्फ आपको एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 kg, विच मीन्स 3 times 1 kg, ठीक है। तो इस मास को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको एक डिजिट की जरूरत पड़ी, दैट इज 3। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ ये एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, उस क्वांटिटी को बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या है, मास हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एनर्जी, ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, लेंथ, टाइम, और भी बहुत सारे। तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज, जब वेक्टर क्वांटिटी लिखो, वेक्टर क्वांटिटीज, यहां पे सिर्फ एक वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये इस पे मेन फोकस रखना है आपको, दैट इज वैल्यू स्लैश मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is required to describe the physical quantity, ठीक है। इस पे मेन फोकस रखना है आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम पड़ गया, सिर्फ एक सर्टेन वैल्यू जो आप असाइन करते हो। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होता है कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, किसका, डायरेक्शन का। दैट इज along with magnitude, the other thing that is required to completely describe a physical quantity is direction. तो ऐसे क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड फोर्स, फिफ्थ फोर्थ मोमेंटम एंड सो ऑन, बहुत सारे, ठीक है। फिलहाल के लिए 4 पे फोकस करेंगे, दैट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए वेक्टर क्वांटिटी का, और जो सबसे इजी है समझने में वो है फोर्स। तो फोर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे आपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, जिसका मास m है, ठीक है। तो आपको इस वुडन ब्लॉक को इस पोजीशन से, दैट इज फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यहां तक लाना है, ठीक है। तो आप फोर्स लगाओगे, आपको ये मालूम है कि मुझे फोर्स कितना लगाना है, समझ लो मुझे फोर्स लगाना है 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगाना है। अब सवाल ये है कि किधर फोर्स लगाओगे,
ऊपर से नीचे फोर्स लगाओगे, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो आपको इसे मूव कहाँ करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये डायरेक्शन जो ये इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो कि किस डायरेक्शन में मुझे वो फोर्स लगाना है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये जो डायरेक्शन इंफॉर्मेशन नेसेसरी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसे क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपने बताया कि हाँ मैं 50 केजी पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये जो मैग्नीट्यूड दिया है आपने, दैट इज ये मैग्नीट्यूड, इसके साथ साथ आपको ये डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है। अब वो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हो आप, कि आई हैव टू अप्लाई दिस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे आप, ये एक एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिलहाल फोर्स पे ही रुकते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज कितने कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट क्वांटिटी इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर तो समझ में आ गया कि आपको मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। अब पोजीशन का मतलब क्या है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेक्टर पोजीशन बताता हो कि वो कहाँ पे है, उस वेक्टर को आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समझ लो, एक ये आपका एक्स वाई प्लेन है या एक्स वाई स्पेस, जो बोलना हो, फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 समझ लो मीटर, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर्स, 2 3 4। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब पोजीशन वेक्टर समझो आपका जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन बताता है वो एक एरो होता है। ठीक है, तो ये एरो जो है आपका पोजीशन वेक्टर है। और ये पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि दैट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 मीटर्स एंड फ्रॉम वाई एक्सिस 3 मीटर्स। इसने पोजीशन बता दिया ना कि हाँ ये आपका जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस से 3 मीटर पे और वाई एक्सिस के 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को बोलोगे आप पोजीशन वेक्टर। अब जो वेक्टर्स होता है वो बेसिकली आपको एरो में रिप्रेजेंट करना रहता है। किसमें, एरो में। यहाँ पे जैसे हमने एरो लिया है, आपको वेक्टर्स को एरो में रिप्रेजेंट करता है। इसे बोलते हैं टेल, दैट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज टेल, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेड। ठीक है, और ये जो लेंथ है बेसिकली इस वेक्टर का, ये आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नी। और ये जो हेड है ये आपको डायरेक्शन बताता है। तो टेल, जो टेल का लेंथ होगा, ये जो टेल है इसका जो लेंथ होगा वो क्या बताता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। और ये जो हेड है दैट इज दिस एरो, ये आपको उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, लेंथ ऑफ द टेल, और ये जो हेड है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल समझो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिर दो फोर्सेस है जो कि एक्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक फोर्स है 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा फोर्स है 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दोनों वेक्टर क्वांटिटी आपको मालूम है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको इसे एरोज में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको यहाँ ये वैल्यू देख के मालूम पड़ रहा होगा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 20 इज ग्रेटर देन 10। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज दिस, या फिर ये वैल्यू जो वेक्टर क्वांटिटी का ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फोर्स, इसे F1 बोलो और इसे
F को बोलो, ठीक है। तो उसी उसी हिसाब से हम जो इनका वेक्टर है उसके टेल का लेंथ डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस रिप्रेजेंट 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस, इसका डबल लेंथ लेना पड़ेगा ना, दुगना है, ओके। इज 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये जो हेड है ये डायरेक्शन बता रहा है कि दे आर एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो लेंथ है ये क्या बता रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब कितना आप पुश कर, कितना ताकत लगा रहे हो आप उसे पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, वो इस टेल का लेंथ आपको बताता है। तो यहाँ पे आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो क्योंकि ये जो टेल का लेंथ है वो ज्यादा है, और यहाँ पे आप फोर्स कम लगा रहे हो क्योंकि इस टेल का लेंथ क्या है, लेस है, ओके। तो फर्स्ट आपने देखा है पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता हूं। नाउ नेक्स्ट दैट यू हैव टू सी इज नल वेक्टर, सेकंड इज नल वेक्टर। अब नल वेक्टर मतलब क्या होता है, नल बेसिकली मीन्स जीरो, मीन्स जीरो मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन तो है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, जीरो। जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया हुआ है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। तो ऐसे वेक्टर को आप बोलोगे नल वेक्टर। ओके, नाउ व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, उस वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द फोर्स एक्टिंग that is 10 kg meter per second square from right to left, and this is another force acting, ये कितना है 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड अलग हो लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर्स। अब इसी का उल्टा क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और फोर्स कंसीडर कर लो, अच्छा नल वेक्टर, ओके ओके। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में समझो ये डायरेक्शन इन दोनों का इधर, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इन दोनों के अपोजिट है। तो ये वेक्टर इनको क्या है, एंटी पैरेलल है, या फिर ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल है, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, सॉरी डिफरेंट है। नाउ नल वेक्टर मैंने आपको बताया ना, नल वेक्टर क्या होता है, जिसको डायरेक्शन है लेकिन जो उनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उनके पास जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था 30 kg या फिर 20 kg, वॉट एवर जो डिजिट है वो डिजिट क्या है, जीरो है, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना नहीं है, ये है एक टाइप ऑफ वेक्टर है था जो आपको बता दिया, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल है नहीं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, ठीक है। फोर्थ वेक्टर कौन सा होगा, एक फोर्थ वेक्टर है यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना, नल वेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्या है, मैग्नीट्यूड 1, उस वेक्टर को बोलेंगे यूनिट
वेक्टर, द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, इस वेक्टर को बोलोगे आप यूनिट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे 4 टाइप्स हमने देखे। फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स क्या है, ये आगे अभी है हम, तो इससे अभी टेंशन मत लो, आगे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, आपके ऊपर है। y एक्सिस, x एक्सिस, या फिर कभी कभार कोई इसे एक्स वाई स्पेस भी बोलता है, एक्स वाई स्पेस। यहाँ पे ऐसे नंबरिंग कर दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 4 5, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो समझो हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, एक पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है, वो यहाँ पे है। ठीक है, और उसके लिए एक एरो बनाना है, तो उसका पोजीशन क्या है। अब इस पोजीशन वेक्टर को आपको एक लेटर असाइन करना है, कोई सा भी लेटर। बेसिकली ज्यादातर जो लेटर असाइन होता है वो है आर। अब ये आर वेक्टर है कि स्केलर, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ पे आर और आर, आर स्टैंड फॉर रेडियस, ये आर स्टैंड फॉर पोजीशन। तो रेडियस मतलब क्या, सिर्फ एक वैल्यू होता है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी हो, तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो बताता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना, एक्स डायरेक्शन से उसका पोजीशन क्या है, वाई डायरेक्शन से उसका पोजीशन क्या है। तो अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, एक स्केलर क्वांटिटी को और एक वेक्टर क्वांटिटी को अलग अलग कैसे करें। तो उसके लिए जो कन्वेंशन यूज होता है वो होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके हेड पर आपको एक ऐसे एरो बनाना है। यहाँ पे एरो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बना देता हूँ। ये आर है जो कि एक पोजीशन वेक्टर है। अब ये पोजीशन वेक्टर है, ये आपको दिखाने के लिए करना पड़े, क्या करना पड़ेगा, आर के ऊपर एक ऐसा एरो बनाना है। ठीक है, तो ये एरो देखकर ही आपको मालूम पड़ जाएगा किसी भी लेटर के ऊपर कि दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने फोर्स के लिए हम समझो लेटर एफ यूज करते हैं या एफ ही बेसिकली यूज करते हैं। तो अब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऐसे एरो बनाना है। ओके, अब जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए v यूज होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक ऐसे एरो बना दो। ठीक है, तो वैसे ही ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर। अब ये वेक्टर है तो उसके ऊपर एक एरो बनाना है। अभी आपको ये बताना है इस वेक्टर क्वांटिटी से कि हाँ एक्स डायरेक्शन से कितना यूनिट और वाई डायरेक्शन से कितना यूनिट। ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर जो वेक्टर है, कितना यूनिट्स है एक्स एक्सिस से, 1 2 3 4, दैट इज 4। फिर प्लस वाई एक्सिस से कितना, 1 2 3 4, वहां पे भी 4। अब सवाल है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे आपको क्या डालना है जो आपको बताए कि हाँ 4 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसके लिए जो यूज करते हो वो है यूनिट वेक्टर। क्या यूज करोगे, यूनिट वेक्टर्स। एक्स और वाई के लिए यूनिट वेक्टर फिक्स है। एक्स एक्सिस के लिए
जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो है के कैप। अब यहां पे 4 यूनिट्स, 1 2 3 4 यूनिट्स कहां पर, एक्स डायरेक्शन में। तो उसके लिए एक्स के लिए कौन सा डायरेक्शन, एक्स के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई। तो यहां पे आपको आई डालना है। वाई के लिए क्या है, जी। तो ये यूनिट वेक्टर बेसिकली करते क्या है, ये आपको ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में कितना यूनिट्स या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये आई बता रहा है कि एक्स एक्सिस में उसने 4 यूनिट्स डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 1 2 3 4। अब यहाँ पे जे, ये जे आपको बता रहा है कि इसने वाई एक्सिस में 4 यूनिट्स डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 1 2 3 4। अब इन दोनों लाइन को आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये पार्टिकल का क्या है, पोजीशन है, कि हाँ एक्स वाई एक्सिस के पोजीशन वो कहाँ पे है, यहाँ पर है। समझ में आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर्स का काम क्या है, ये बेसिकली आपको बताते हैं कि किस डायरेक्शन में एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे 4 यूनिट्स कवर किया है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। यहाँ पे पार्टिकल ने 4 यूनिट्स डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में। वैसे ही जेड एक्सिस के लिए भी है, दैट इज फॉर 3 डायमेंशन स्पेस। उसे क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन स्पेस, और ये है 2 डायमेंशन स्पेस। 2 डायमेंशन क्यों, क्योंकि 2 ही डायरेक्शन है आपके पास, एक्स और वाई। 3 डायमेंशन इसलिए क्योंकि वहां पर आपके पास 3 डायरेक्शन है, दैट इज एक्स वाई और जेड। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये समझ में आओगे तो इरेज करता हूं। ओके, अब 3D स्पेस कैसा होगा, आपने 2D स्पेस देख लिया कि ऐसा दिखता है, ठीक है। 2 लाइन्स है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट, there are 3 lines which intersect each other at perpendicular angle. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये है आपका 3D स्पेस। क्या है, 3D स्पेस। समझो यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पे मेजरमेंट दे दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब जेड एक्सिस से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर किया है। अब एक्स वाई एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो देखने के लिए हम एक ड्रॉप बनाएंगे ऐसा नीचे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस से उसने कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, 3 यूनिट्स, और वाई एक्सिस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 यूनिट्स। यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 और 4 यूनिट्स। और जेड एक्सिस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 यूनिट्स। तो आपको मालूम है एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो है आई, वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो है जे, और जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, के। तब इस वेक्टर, और यहाँ पे एक एरो बना दो जो कि रिप्रेजेंट करता है उसका पोजीशन वेक्टर, आर दे दो ना। तो अब इसे लिखोगे कैसे, आर इज इक्वल्स टू, एक्स एक्सिस में कितना है, 3 यूनिट्स, दैट इज 3i। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 यूनिट्स, दैट इज प्लस 4j। कैप बनाना जरूरी है क्योंकि वो वेक्टर्स है, वो आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। और z एक्सिस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 यूनिट्स, दैट इज 4k।
तो ये जो वेक्टर्स को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और ये जो है टर्म ये है कंपोनेंट्स, इन्हें क्या बोलते हैं? कंपोनेंट, एक्स वाई जेड कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो आपने इसे रिजॉल्व किया है कि भाई हाँ एक्स एक्सिस से कितना, वाई एक्सिस से कितना और जेड एक्सिस से कितना। क्वेश्चन 10 मिनट्स है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी देख लिया, स्केलर क्वांटिटी देख लिया। अब स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आप तो बचपन से ही करते आ रहे हो। 4 - 3 इज 1 या फिर 3 - 4 इज -1। लेकिन आपको देखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज में एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो 3 टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। फर्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, सेकेंड इज वेक्टर multiplied by vector, third is also vector multiplied by vector। अब बोलोगे कि सर ये तो दोनों सेम है, दैट इज वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है, दैट इज रिजल्ट क्वांटिटी। और ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जिसमें आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो लेकिन आपका जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है? वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को बोलोगे आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर स्केलर मिल रहा है, एक डिजिट मिल रहा है या एक वैल्यू मिल रही है, तो उस मल्टीप्लिकेशन को बोलोगे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इस मल्टीप्लिकेशन में आप एक स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो एक वेक्टर से तो आपका आंसर भी वेक्टर ही होता है। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कोई फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, कितना? 5 न्यूटन का। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो अब एक स्केलर वैल्यू मतलब 3, आप उसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो कितना हो जाएगा? 15। लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, दैट इज कितना फोर्स लग रहा है वो चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। या वेक्टर स्केलर में चेंज हुआ? नहीं। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को आप बोलोगे ऐसे स्केलर इनटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसमें आपका वेक्टर चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है उसका वही चेंज होता है। तो ये इजी है। जो आपको जो मेन जिसपे फोकस करना है वो है वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वी कैन से सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन आपको आंसर जो मिल रहा है वो वेक्टर नहीं है, एक डिजिट है। जैसे एग्जांपल वर्क समझ लो, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक एग्जांपल हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अब फोर्स के लिए सिंबल क्या है? एफ, उसके ऊपर एरो बना दो। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या है? एस, उसके ऊपर एरो बना दो। अब ये दोनों वेक्टर हैं, आपने इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया लेकिन आपको जो आंसर मिला है वो क्या है? स्केलर है, दैट इज डब्ल्यू, वर्क के लिए। तो ऐसे वेक्टर ऐसे मल्टीप्लिकेशन को आप बोलोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर यहाँ पे आपने डॉट यूज किया ना, यहाँ पे ये डॉट है, डॉट, इसे बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट।
नेक्स्ट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जो आंसर आपका आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को आप बोलोगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल क्या हो गया? टॉर्क हो गया। टॉर्क या फिर टॉर्क नहीं मालूम हो तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। ओमेगा ये एक एग्जांपल हो गया कि जहां पे आर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक और क्वांटिटी मिलती है जो कि है वेलोसिटी, जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलोगे? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और उसके लिए जो सिंबल यूज होता है क्रॉस होता है। तो मैं ये आपको बोलूंगा कि आप इस पे अच्छे से ध्यान देना कि कब कहाँ पे क्रॉस यूज कर रहे हो, कहाँ पे डॉट यूज कर रहे हो, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इसके एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल लिखते थे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर उसे बोलो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो क्या था? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी। तो समझो आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो F। ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ? ये डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, डिस्प्लेस हुआ मतलब क्या? डिस्प्लेस होने के बाद किस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब ये फोर्स दिया कैसे? इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स है कितना? दैट इज 5a प्लस 5j, कोई सा भी एक नंबर ले लो, 5j प्लस 5k। ठीक है, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स, वाई एक्सिस से 5 यूनिट्स और के एक्सिस से 5 यूनिट्स। अब ये फोर्स लगाने के बाद ये डिस्प्लेस हो रहे हैं। एस इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। मतलब फोर्स लगाने के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 2 यूनिट्स फ्रॉम जेड एक्सिस। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों डायरेक्शन में आपने जो फोर्स लगाया वो क्या है? बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे तीनों डायरेक्शन में वो भी क्या होगा? सेम होगा। दैट इज 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 2 यूनिट्स फ्रॉम जेड एक्सिस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपको। इधर क्या? अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हो कैसे करना है। 5i प्लस 5j प्लस 5k। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको 2-3 रूल्स हैं जो ध्यान में रखना है कि i डॉट i, जब भी आप दो यूनिट वेक्टर्स दैट इज i और i को मल्टीप्लाई करते हो, या फिर j डॉट j इनको मल्टीप्लाई करते हो, या k डॉट, तो इनका आंसर जो होता है वो होता है, सॉरी k आएगा इधर, वो 1 होता है।
बाकी दूसरा कोई मल्टीप्लिकेशन लिया आपने, जैसे कि आई डॉट जे, जे डॉट के, या फिर के डॉट आई, अगर आपने ऐसा मल्टीप्लिकेशन लिया तो इनका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5i मल्टीप्लाइड बाई 2i, दैट इज 5i डॉट 2i, बीच में प्लस साइन है। अब 5i मल्टीप्लाइड बाई 2j, लेकिन आपको मालूम है i मल्टीप्लाइड बाई j का आंसर क्या होता है? i मल्टीप्लाइड बाई j का 0 आंसर होता है। और वैसे ही तीसरा मल्टीप्लीकेशन 5i मल्टीप्लाइड बाई 2k, अब आपको भी मालूम है i मल्टीप्लाइड बाई k का आंसर क्या होता है? 0। तो हम ये फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होगा? 2i डॉट 5i। वैसे ही आपको तीनों करना है, तो 5j मल्टीप्लाइड बाई जे, जे टर्म से मल्टीप्लाई करो, 5j डॉट 2j प्लस 5k डॉट 2k। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से लिखेंगे, कैसे होगा? 5i डॉट 2i प्लस 5j डॉट 2j प्लस 5k डॉट 2k, ठीक है। तो अब आपको मालूम है i डॉट i, पहले 5 2 10 होता है, ठीक है। और i डॉट i इज 1, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस 5 2 10, और j डॉट j इज 1, क्रॉस में एरो दो, उसका मतलब अलग होता है। वैसे ही इसका भी 10 डॉट 1। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको आंसर कितना मिल रहा है? 30। i j के कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन जिसमें ऐसे कोई भी यूनिट वेक्टर्स नहीं है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को आप बोलोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो W हमारा क्या है? स्केलर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट वेक्टर्स है क्या? I J और K नहीं, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को आप बोलोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। एक बार देख लो ध्यान से वापस, 5 मिनट या 2 मिनट ले लो, देख लो ठीक से। ये ध्यान में रखना, I J K represents the direction in which they have covered the distance. I means x axis, J means y axis, and K means z axis. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 30 वैल्यू मिला, I J K कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ तो यूनिट आना चाहिए ना। तो वर्क है एक तरीके का, एनर्जी है, तो उसका यूनिट क्या है? जूल। क्या है? जूल।